क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कश्मकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हमने आपके लिए बेशुमार जराइम की दास्तानें पेश की। हम आपके लिए पेश करते रहे होने वाले हादसात, वक़्फ़-पज़ीर होने वाले सानहे, लेकिन आज के इस एपिसोड में जुर्म की जो दास्तान हम आपके लिए लाए हैं, समझ में नहीं आता कि उस दास्तान का आगाज कहां से किया जाए। 18 अक्टूबर 2007 की वो गुजरती हुई शब कि जिसने कराची में एक ऐसे सानहे को जन्म दिया, एक ऐसे वाक़े का स्याह बाब तहरीर कर गई। वहां उठने वाली वो सदाएं, फरियाद की वो आवाजें, वो धमाके, वो बहता हुआ खून, वो तड़पती हुई लाशें हमारे और आपके ज़हनों में यकीनन पेवस्त होंगी। राहें अबूर करते हुए ये जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। किसी को क्या खबर थी कि आने वाली सातें वक्त की दहलीज पर बिखर जाएंगी। लम्हा बलम्हा वक्त आगे बढ़ता रहा। 12:08। होने वाले धमाके ने लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। लोग दौड़े भागे, एक हलचल, चीखो पुकार। होने वाले दूसरे धमाके ने हर एक को हवास बाख्ता कर दिया कि हर जानिब तड़पते हुए जिस्म, दौड़ती हुई एम्बुलेंसेस का शोर, बहता हुआ खून, बिखरे हुए आज़ाद। एक रात में चंद लम्हों के दरमियान सब कुछ ताराज हो गया। एक कयामत का मंजर था। नाज़रीन, क्या क्या बताएं आपको कि जब हम हॉस्पिटल और एडी सेंटर्स पहुंचे, एडी सेंटर में दाखिल हुए, सर्द खाने में गए, तो हमने क्या देखा। एडी सेंटर वाक़े सोहराब कोट, कराची। लाशें सड़कों पर बिखरी हुई पड़ी। ये 100-150 के करीब इसमें हलाकतों का अंदाजा है हमें। अच्छा, 150 ऊपर हो सकता है, क्योंकि जो बाद में मरे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुई, रजिस्टर्ड इसमें जो नहीं थे उनकी तादाद बहुत कम है। मतलब जो हमारे पास कुछ मैयतें आई थी अब्बासी हॉस्पिटल से और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से, उनकी मैयतें जो हैं वो हमने उनसे रिकॉर्ड मांगा सरकारी, तो वो हमें नहीं मिल पाया। चंद मैयतें थी वो। अच्छा, चंद मैयतें वो हंगामों में शुरू में जो चंद घंटों के अंदर आ गई थी, उसकी वजह से शायद ऐसा हुआ। 16 अदद पोटलियां तो ऐसी हैं कि जिनमें इंसानी जिस्म के चंद आज़ा बंधे हुए हैं। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट तो बहुत ही हुआ है, काफी मैयतें उठाई है, मगर ये मैयतों ने तो समझ लो इंसानियत खत्म हो गई है। यहाँ तो ये क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है। इंसानियत को मारा जा रहा है, खत्म हो गई। यहाँ पर मुसलमान तो नजर ही नहीं आ रहे। अगर मुसलमान होते तो ये चीजें होती। ये आप देखें हालत,
वक्त के बेरहम हाथों, जालिमों, जाबरों और वतन दुश्मन अनासिर की वहशियाना कार्रवाइयों की बदौलत कफन में लिपटी ये लाशें बस क्या बताएं, अब तो मैं तो कल का मर गया हूँ। दूसरा छोटा बेटा है, अभी वो 12 जमात पढ़ा है। यहां नहीं मालूम कितने लोग अपने प्यारों को ढूंढने और पहचानने के लिए मौजूद हैं। बम ब्लास्ट की इत्ला पर एडी एम्बुलेंसों के हमरा हम हॉटस्पॉट पर पहुंचे थे। उस वक्त सड़कों पर इस कदर खून था उस पॉइंट पे कि एम्बुलेंस के जो पहिए हैं वो भी फिसल रहे थे। एक जख्मी को हमने उठाया, जब वो मेरे हाथ में आया तो उसका जो आधा जिस्म है वो मेरे हाथ में था और आधा जिस्म उसका जमीन पे था। गरीब तो पिता हुआ है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ सुनने वाला ही नहीं है। अगर सुनने वाला होता है तो आज क्या मामला होते हैं। यहाँ आप हम दूसरे लोग मौजूद हैं, यहाँ कौन सा एक आदमी मौजूद है जो इस तरह के मामला तो आगे देखे और बात करे। मैं कहता हूँ ये कोई इंसान तो हो ही नहीं सकती, जानवर सिफत आदमी है। और अल्लाह ताला महफूज रखे सबको और मिल बिल के आपस में मोहब्बत से मामला करना चाहिए। 18 तारीख से ये बच्चे निकले जब ये पटरूस के हैं। ये बच्चा हाँ, ये 2 बजे घर से निकले हैं दिन में। क्या कह के गया? बस ये माँ को बोले कपड़े बदली के ना आया, वो बोलते हैं बेनजीर आ रहे हैं, वो घर से निकले वापस नहीं आए। मेरा नाम नेमत खान, सब इंस्पेक्टर SHO थाना समनाबाद हूँ। अभी ये सूरत हाल है, जो नाकाबिल शनाख्त डेड बॉडियाँ हैं उनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी कोशिश हमारी ये है कि जितने लायकी ने जहाँ जहाँ तक हो सके इनकी पहुँचा दें, क्योंकि जो बोरियों में है वो 15 उनके लिए भी थोड़ा शनाख्त का मसला है। जो लोग मौत के शिकंजे से महफूज रहे वो जिंदा तरकोर हैं। किसी की समाज जा चुकी है तो कोई मासूर है। ऐसा लगता है कि जैसे तहजीब याफ्ता दौर में आज का इंसान एक बार फिर लौटकर पत्थरों के दौर की जानिब वापस जा रहा है, जहां न कोई दीन था, न कोई मजहब, न कोई रवादारी और न कोई उनसियत। कब तक हम रोएंगे अपने जनाजों के लिए, और हम कब तक अपने कलेजों को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे और नीचे चढ़ेंगे। या हमें भी मार दो, उनसे कहो जो बम करते हैं वो हमारे घरों में आ जाए और उन माओं को भी खत्म कर दें जो हमारे जवानों के लिए आग लगा रहे। साकिब बड़े इंसानी ये जिस्म अपने ऊपर गुजरी दास्तान बयान कर रहे हैं। सर ये बेनजीरी की गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे तो मैं पानी पीने के लिए भागा, आ गया कैंप पे लग रहे थे। क्या वक्त हो गया? पानी रात का टाइम हो रहा था तो मैं पानी पीने भागा ना तो एकदम धमाका आया, मैं बेहोश हो गया। तो मैं आगे जब गिरा ना, जिधर मैं गिरा वहाँ पे एक और धमाका हो गया। ये पहले धमाका जब हुआ तो मैं थोड़ा दूर था, ट्रक से थोड़ा दूर था। जब हम आए तो जख्मियों को उठा रहे थे, इतने में अचानक दूसरा धमाका हो गया। फिर बस मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ गिर गया हूँ या मतलब मैं कैसे यहाँ पहुँच गया। मुझे मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारे बच्चों के लिए मुआवजा दिया जाए, जो इनकी देखभाल हो, और ऐसा काम जो ये कर रहे हैं उनको रोका जाए। हम लोग को क्या माए, हम मर जाएं क्या? जिसके आगे अपना जवान भतीजा सामने पड़ा हो, हमारा भाई भी ना हो दुनिया में, वो क्या कर सकती है? बस बेनजीर आ गया, हमने देख लिया उसको। हाँ, फिर उसके पास करीब आया। इसने में कारसाज के पास एक पुल थे, इससे गाड़ी गुजर आगे। हाँ, तो इसने में एक छोटा गाड़ी आया, उनके साथ जाम हो गया। जब जाम हो गया तो बस इतने में धमाका हो गया। धमाके वालों को एहसास नहीं हो रहा है, उनको एहसास होना चाहिए कि इंसान देखो कितने नौजवान बच्चे हैं कि जितने गए हैं, कितनी माएँ रोई होगी, कोई तो मिले नहीं है, किसी की लाश मिली है, आज तक बच्चे ढूंढ रही हैं। उनकी दिल में से आह क्या निकलती होगी? किसी के दिल में से अच्छी आह तो नहीं निकलेगी ना। अल्लाह करेगी ऐसे रोएगी, मैं डर नहीं रही हूँ, अल्लाह करेगी ऐसे रोएगी और खुदा उनको सजा देगा, अल्लाह उनको रुलाएगा। हम कभी माफ नहीं करेंगे उसको, कोई भी माँ होगी कभी उसको माफ नहीं करेगी।
criminals most wanted. मेरी छोटी बहन के उधर हम बहुत खुश थे। मेरे की गाड़ी जैसी आई, हम लाल सुजुकी पे खड़े हुए थे। जैसी भी नजर की गाड़ी आगे आगे रुकी, उधर ऑल्टो कार में पहले बम धमाका हुआ। दूर दूर तक लोग लेट गए थे। उसके बाद हम मेरे छोटे भाई के अब्बू ढूंढने लेके गए। मेरा छोटा भाई नहीं मिल रहा था। हमने किसी से भी कहा, कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। हम लोग जितनी भी लाशें पड़ी थी ना, इनके छोटे भाई को तलाश कर रहे थे। लाश एक एक उठा के देख रहे थे। ऐसा मंजर नज़र आ रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, क़यामत से क्या मंजर था। एक पे एक लाश कटी पटी पड़ी थी। मतलब छोटा सा भाई है इनका, इतना 10 साल का, उसको हम तलाश कर रहे थे। अल्लाह करे उनको जिंदा ऐसी मौत मिले वो तड़प तड़प के मर गए। जिस ट्रक पे बीवी सवार थी उसी ट्रक पे मैं भी था, और ये आलम था कि बीवी लोगों का जो जोश देखकर मोहतरमा भी खुशी से उनके भी आंसू निकल रहे थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। रात हुई, तकरीबन जब हम कारसाज पुल पहुंचे तो उस टाइम हो रहा था 11:50 परफेक्टली, जो कारसाज ब्रिज के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से हम फिर आस्ते आस्ते ट्रक मूव होना शुरू हुआ आगे, और मुश्किल से मेरे ख्याल 1 फरलांग या 1.5 फरलांग ट्रक आगे गया होगा। वहाँ जाके ट्रक थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। उसी दौरान ये खुशी का जो एक समा था, खुशी का जो समा चल रहा था लोगों का, वो गम में बदल गया। और एकदम जो एक धमाके की आवाज़ आई ट्रक के फ्रंट पे, वो मोहतरमा नीचे रूम में थी, और 12:05 के दरमियान ये ब्लास्ट हुआ। पहला बिल्कुल ट्रक के नज़दीक जहाँ पुलिस वैन साथ खड़ी हुई थी, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। जब जो साथी मेरे दो दोस्त जो स्कूटी के वाले से मेरे राइट साइड अपना लेफ्ट साइड पे बैठे थे, क्योंकि धमाका लेफ्ट साइड पे हुआ था, वो ट्रक से नीचे ऐसी पोजीशन थी कि ट्रक से नीचे गिरने की पोजीशन में था वो। उनमें से एक जख्मी हुआ। उन दोनों को पकड़ के मैंने हाथ से ज़बरदस्ती अंदर ट्रक के अंदर की तरफ मैंने खींचा उनको। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन सारी क़यादत ऊपर ट्रक पे मौजूद थी, जिसमें जहांगीर बदर साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, अपना रईसी लश्करी साहब थे, और शाह महमूद कुशी साहब थे ऊपर। मखदूम अमीन फ़हीम साहब भी ट्रक पे उस टाइम मौजूद थे। आबदा हुसैन थी, शीरी रहमान थी, फहमीदा मुर्जा ऊपर थी उस टाइम पे। मतलब टोटल क़यादत हमारी उस टाइम ट्रक पे मौजूद थी। खाली मोहतरमा बेगम भुट्टो साहिबा नीचे थोड़ी देर के लिए गई थी। अजीब कैफियत थी। आगे लाशों के जैसे कटी लाशें और जली हुई लाशें थी। इतने में हम लोग वापस ट्रक पे चढ़े। मतलब ये हाल था, ये बेबसी का समा था, और कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि कोई एम्बुलेंस नज़दीक नहीं थी, क्योंकि पुलिस मोबाइल इस तरह फटी जिस तरह कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं। पुलिस वाले जो बेचारे थे वो भी उछल के जो मोबाइल से बाहर जाके 15-20 फीट दूर उनकी लाशें गिरी। से एक ऑपरेशन हो चुका है, और अब दूसरा इंशाल्लाह कल या परसों। बोन फ्रैक्चर है, जो उसके बॉल्स थे बम के, वो बोन में गए, उसने फ्रैक्चर किया। बहुत खुशियाँ थी, जश्न था। हमारी कायद आ रही थी, और आवाम का ठाटे मारता समंदर था। हम सब खुश थे, पूरी रात हम सोए नहीं खुशी में। अपनी कायद की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे पास थी। उसको ऐसे तरीके से निभाने के लिए हम तमाम लड़के सारी रात प्लानिंग करते रहे, एक साथ रहे। गुजरते गुजरते तो रात हो गई, और उसके बाद हम आगे आए। उसके बाद वही हुआ जो हर हक के साथ एक बातिल करता है। वो एक शब खून मारा गया हम पर, और हमारी कायद को जो है, चूँकि अवामी रहनुमा है, उस अवामी रहनुमा को अवाम के बीच में एक निशाना बनाने की गिनानी कोशिश की गई, और पंजतन पाक के सदक़े में बचाने वाले ने हमारी कायद को बचाया। और जिस ड्यूटी पे हम आए थे, हम शहादत का अज़म लेके आए थे। पहला ब्लास्ट हुआ आपका पुलिस मोबाइल में, ठीक है ना, और वो इतना साउंड नहीं था उसका, लेकिन विदिन सेकंड उस मोबाइल में आग लग गई है, और लाशें जल रही थी उस मोबाइल और कंटेनर के बीच में। जो हमारे 15 जो जानेसार मौजूद थे शील्ड के तौर पे, वो एट द टाइम जो है वहाँ पे शहीद हो चुके थे। 15 के 15 तो शहीद हुए। जो उसकी सेकंड दूसरी तरफ आवाम थी, जिसमें ख़वातीन थी, बच्चे थे, वो भी उसी वक्त जो है वो शहीद हो गए। कि कोई दूसरा टाइम ना करे, इसलिए शाउट करके लड़कों को यकजा किया है, रोप्स दी है, वापस पोजीशन संभाली है। सामने से एक किसी ने दाखिल होने की कोशिश की है, वो क्लियर हमने देखा है। उसके बाद अपने लड़कों को बोला कि थोड़ा पकड़ो इसको। वहाँ आग था, खून था,
सांस हमें आ नहीं रही थी, ऑक्सीजन जा चुकी थी वहाँ से, ठीक है। लेकिन जो एक ज़ख्मी का सर मेरे हाथ में था और मैंने उस वक्त शाउट किया, एक आदमी मुझे आता हुआ नजर आया जिसको हमारा एक जानिसार ब्लॉक करा हुआ था, वो रस्सी से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हिफ्ज़ माता कदम के तौर पर ब्लॉक करो इसको, ये कौन आ रहा है, रोको इसको। हमारे 40 से 50 रजाकार उस तरफ दौड़े, बस उनका दौड़ना था और एकदम आग व खून का वो मंजर था, वो एक इम्पैक्ट आया बहुत तेजी से और वो हमें भी जख्मी करके गया और चिथड़े उड़ गए नौजवानों के, जानिसारा ने बेनजीर के। बट पहले ब्लास्ट में के बाद पुलिस नजर नहीं आई वहां, आपकी वो मोबाइल छोड़ के भाग चुके थे, ये काम उनका था कि वो आते और उस मोबाइल को सिक्योर करते, कवर करते। नहीं, टोपियां क्लचने, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि वो छोड़ के और वो सर्विस रोड की तरफ भाग गए। भाई आग का शोला नजर आता है और चिथड़े नजर आते हैं और वो जवान नजर आते हैं जो हमारे साथ खा रहे थे, पी रहे थे, बरसों से हम साथ थे, भूखे प्यासे हमारे जवान शहीद कर दिए। करबला थी भाई, बिल्कुल करबला थी, हक का दिफा हो रहा था। सामने यजीदी लश्कर जो हमला करने आया था, हुसैनियों ने फिर एक बार सेव किया उसको। नसार बलोच मेरा नाम है, पीएसएफ का साबिक सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं उस मोबाइल पे था जहाँ ब्लास्ट हुआ, मेरे साथ खातून काउंसलर थी मोहतरमा रुखसाना फैसल बलोच साहिबा। मैं जस्ट 20 या 25 मिनट पहले वहां से निकलकर उस ट्रक पर चला गया था जहाँ बीबी की ट्रक थी। वो एक पोर्शन सा बना हुआ था जो दरवाजा था जिसमें बीबी अंदर एंटर होती है। मैं वहां गया तो उसके 30-40 मिनट बाद तकरीबन 12:05 या 12:07 पर एक जोरदार धमाका हुआ। आपका कैमरामैन आरिफ खान, उस शहीद को मैं सलाम करता हूं, वो उसी मोबाइल पर सवार था जिस मोबाइल पर मैं और रुखसाना बलोच साहिबा बैठी हुई थी। उस मोबाइल के चित्र पर वो मूवी बना रहे थे। पार्टी चेयरपर्सन अपनी स्पीच बैठी पढ़ रही थी और एकदम एक धमाके की आवाज़ आई और उसके बाद जो मैंने लाशें देखी वहाँ पर, जो मैंने लोगों के टुकड़े उड़ते देखे 1 मिनट के लिए, तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन उस वक़्त मेरी एकदम जो सबसे बड़ी वो थी कि किसी तरह मैं अपनी कायद को जो मेरे साथ बैठी हुई थी कि मैं उनको बचाऊं। हमारे पास ऑलमोस्ट पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है सब मौजूद थी, जिसमें मखदूम साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, सफ्दर अब्बासी साहब थे, अपने कासिम ज़िया साहब थे, काफ़ी सारे उस वक़्त लोग थे। ये परवीन हमारे साथ थी ऊपर, अभी मैं एग्जैक्टली आबदा हुसैन थी हमारे साथ, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। काफ़ी मैं कह रही हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप थी वो उस पर मौजूद थे। लेकिन उस वक़्त जो सेकंड ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो हौलनाक मंजर मैंने देखे हैं, मेरे में हिम्मत नहीं है वो सब कुछ बताने की। छोटे छोटे मासूम बच्चों को यतीम किया है, कितनी माँओं की गोद उजाड़ी है, कितनी बहनों के सहारे छीने हैं, कितनी बीवियों को दर बदर ठोकरें खाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। मैं ट्रक के ऊपर थी और जो जिस तरह बम लास्ट हुआ, मैं ग्रिल के पास ही खड़ी थी, तो 2 मिनट पहले एहतजाज हसन साहब आए और मेरे बराबर में 3 लड़के और भी खड़े थे। तो एहतजाज हसन साहब आए तो मैं वापस मुड़ के उनको देख के मैंने वहाँ से मैं हट गई और मैंने उनसे सलाम किया। इतने में ही पहला धमाका हुआ तो सब ने कहा कि टायर फट गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। एकदम सफदर साहब ने कहा कि नहीं, ये बम ब्लास्ट हुआ है, आप लोग सब नीचे बैठ जाओ। अच्छा, वो जो लड़के जो थे, 3 लड़के जो थे, वो मुझे नहीं पता कि वो बैठे या नहीं। दूसरा बम धमाका हुआ तो तकरीबन ट्रक पे जितने भी लोग बैठे थे या खड़े थे वो सब नीचे बैठ गए और वो लड़के भी इसी तरह, हमने समझा कि ये भी बैठ गए हैं। तो वो जो तीनों जो लड़के जो थे वो वहीं स्पॉट पे वो ख़त्म हो गए। हाँ, उन्होंने सांस भी नहीं लिया। और मैं समझती हूँ मेरी खुशकिस्मती समझ लो, या मुझे ये मंजर देखना था, तो मैं वहाँ से 1 मिनट पहले अगर नहीं होती तो मैं भी उन लड़कों के साथ शहीद हो जाती। लेकिन मैंने नीचे जब देखा और जो मंजर था वो अगर कोई आंख देख ले तो
सारी ज़िंदगी वो भुला नहीं सकते। देखिए जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, उन्होंने ये कहा है कि जी वो इंतज़ार में है कि इंतज़ामिया एक्शन ले अपनी, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इंतज़ामिया एक्शन अपनी नहीं लेती तो वो इसका सो मोटो नोटिस लेंगे। तो हम तवक्को करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह और इतने बड़े बड़े इशूज़ जो मुख्तलिफ जगहों पे या इससे छोटे इशूज़ का जो नोटिस लिया है और बड़े बहादुराना अंदाज में उसका नोटिस लिया, हम तवक्को करेंगे वो इसका भी नोटिस लेंगे। इन्वेस्टिगेशन हम कहते हैं पाकिस्तानी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन उसमें तमाम तर जो दुनिया के अंदर साइंटिफिक और फोरेंसिक हवाले से जो तरक्की हुई है उस नॉलेज को इस्तेमाल किया जाए। मसलन जैसे आज हम कंप्यूटर है, उसको नॉलेज है, कंप्यूटर इज नॉलेज, उस नॉलेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल बाकी जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो और नॉलेज अवेलेबल है दुनिया के अंदर, उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। आज भी ऐसे मासूम बच्चे इंतजार में हैं अपने वारिसों के, जो अब लौट कर कभी नहीं आएंगे। बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो वैसे यकीन नहीं आया, ऐसा लग रहा अभी दरवाजे पे आएंगे। मुझे 18 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, मुझे ऑफिस पहुंचना है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है एयरपोर्ट पे। नहीं, पहली दफा ऐसा हुआ कि नाश्ता भी नहीं करा उस दिन, क्योंकि वो तो मेरे कजन भी थे ना वो पहले, तो इसलिए वो दोस्त बहुत दोस्ताना, कितना खुश मिजाज आदमी था वो कि हर एक उसके लिए रो रहा है जी। मैंने 10:30 बजे फिर फोन किया, तो फिर फोन पे मेरी बात हुई। मैंने कहा आप कहाँ पर हो? कह रहे अभी तो रास्ते में ही है। मैंने कहा कब तक पहुंचेंगे आप वहाँ पे मज़ार कायद? कह रहे तो सुबह ही हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मैंने कहा कल वो शीर का कह रहे थे कि शीर नहीं बनाई, तो मैं ना 11:30 बजे शीर बनाने चली गई किचन में। टीवी खुला हुआ था, बच्चे खेलने लगे, तो वही न्यूज़ ही देख रहे थे हम लोग भी, तो मैं शीर बनाने लगी। तो क्योंकि 12 तक मैं आई यहाँ पे, तो मेरे पास फ़ोन आया आरिफ के भाई का, कहने लगे कि भाभी वो भाईजान ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने कहा कब बात हुई थी? मैंने कहा 10:30 बजे। कह लगे वो ये सुना है कि जख्मी हो गए। मैंने कहा हैं? मैंने फ़ोन काट दिया उसी वक्त। मैंने कहा मैंने आरिफ को फ़ोन लगाया, बैल ही नहीं। फिर दूसरे मोबाइल पे फ़ोन लगाया, बैल ही नहीं। फ़ोन की मैंने कोई 10-12 दफ़ा मिलाया, बस बैल जारी। फ़ौरन ही वो बच्चे कह रहे अम्मी कोई आया, तो हाजी रऊफ साहब उनके ब्यूरो चीफ जो रशीद चन्ना साहब है। बहुत याद आते पापा, बहुत दुख हुआ है इस बारे में। जब हम उनको कहीं बोलते थे चले, तब भी चलते जो लोग धमाके कर रहे हैं उनकी वजह से पापा यहाँ पे नहीं है। रात को जब सोते हैं तो वही दिखते हैं, जहाँ पे भी जाता हूँ वही नजर आते हैं। जब भी आँख बंद करता हूँ तो उनकी तस्वीर सामने नजर आती है। 17 तारीख की रात को वो आए, वलीद ने पूछा बाबा आज तो आप नहीं आने वाले? तो पापा ने कहा बेटा शायद मैं कल लाऊं। हमें पता ही नहीं था वो आएंगे नहीं। जब हमारे पापा आते थे बोलते थे चलो चलो चीज़ लेने चलते हैं, फिर हम सबको लेके जाते थे। अगर घर में खाना नहीं होता था बोलते थे क्या खाओगे? हम बोलते थे कि फौरन बोलते थे, फौरन उठते थे, बोलते थे चलो आ चलते हैं। मैंने पापा को देखा भी नहीं था, एक एक पल याद आती मुझे कि जो लोग धमाके करते हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। मुसलमान भाई है और आप भाइयों को मारते हैं। हमने जो भी उनसे कहा कि ये चीज़ लगेगा हमें ये बहुत पसंद, तो कभी मना नहीं करते थे, फ़ौरन बोलते थे। क्या कहते थे बेटे? मुझे कहते थे जोर से बोलो। कहते थे बेटा चलने कहीं भी, कहते थे हिलबा रखे ना। इन्हें कहा हाँ, तो फिर कह रहे फटाफट तैयार हो और चलो। एक दिन पता चला वो शहीद हो गए। भाईजान से अपने पास लिटाते थे दोनों बच्चियों को। दोनों बच्ची बहुत मोहब्बत करती थी अपने बाप से, तो पता भी नहीं ना समझे। वो कह रही है मेरे पापा गए हुए, वो आएंगे, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने उसे बहलाया, खिलाया। आज हम लोग इनके साथ हैं, कल हम लोग भी अपने अपने घर पर होंगे, तो ये लोग अकेले हो जाएंगे। जिसने भी क्या अच्छा नहीं किया इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ क्या सारे मुसलमान भाइयों के साथ।
हमारा सवाल यह है कि आखिर कौन है जिम्मेदार इस जुर्म की दास्तान का। नाजरीन, 18 अक्टूबर 2007 की जुर्म की इस दास्तान का भी एक बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे हम आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। हमें हुकूमत वक्त से, अवाम से, साहिब इख्तियारात से ये जरूर गुजारिश, अपील, दरख्वास्त करनी है कि खुदारा इन मजबूर, बेबस और लाचार घरानों की मदद कीजिए। ऐसा ना हो कि वारिसीन के न होने के बाद ये घराने तबाहियों और बर्बादियों का शिकार हो जाएं।